नमस्कार बच्चों, स्वागत है आप सभी का श्री श्याम ग्रुप ऑफ एजुकेशन के यूट्यूब चैनल पर। मैं विकास शर्मा आपको +1 की फिजिक्स करवा रहा हूँ और इसके अंदर अपने आज जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो हमारा टॉपिक है वेग प्रवणता। तो लास्ट क्लास में अपने एक डायग्राम के साथ टॉपिक कंप्लीट कर रहे थे, तो उसे फिर से बनाते हैं और टॉपिक लिखते हैं वेग प्रवणता। ठीक है, तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं वेग प्रवणता के बारे में। तो देखिए अपने क्या करते हैं, विभिन्न प्रकार की परतें लेते हैं। जैसे आपके पास में ये एक क्षैतिज परत है पी क्यू। यहाँ पर वेग जो होता है तरल का सबसे कम होता है। आप लोग इसे शून्य वेग की अवस्था भी मान सकते हो। आप लोग यहाँ मान सकते हो कि यहाँ जो वेग है वो कितना है, शून्य, यानी ये शून्य वेग की क्या है आपके पास में अवस्था है। इसके बाद कुछ इस तरीके से ये परत ए आ जाती है, इसके बाद ये परत बी आ जाती है, ये परत सी और ये परत आ जाती है डी। ठीक है, यहाँ पर तरल का जो वेग है उसे आप लोग इस तीर की लंबाई के समानुपाती मान सकते हो। यानी जैसे जैसे ऊपर अपने तीर के निशानों को ज़्यादा बड़ा करते जा रहे हैं वैसे वैसे तरल जो है उसका वेग भी क्या होता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। और जो सबसे नीचे परत है, जैसे ये पी और क्यू परत है, इसका वेग अगर आप लोग देखो तो इसका वेग कितना है आपके पास में, शून्य है। यानी क्षैतिज में जो आपके पास में पड़ता है इसका वेग क्या है, सबसे कम है। अब देखिए बाकी सारी बातें इनके बारे में आपको बता चुका हूँ, श्यान बल, अपेक्षित गति, इन सब के बारे में। तो अपने मान लेते हैं कि x दिशा के अंदर तरल जो है वो प्रवाहित हो रहा है और यहाँ दो परतें आपके पास में, एक को लिख देते हैं ए डैश और एक को लिख देते हैं वी डैश। ठीक है, यानी तरल जो है अपने पास में इस तरीके से प्रवाहित हो रहा है। ये तरल की एक परत है बी डैश और यहाँ तरल की एक अन्य परत है ए डैश और ये जो आपके पास में तरल की परत है ये क्या है, पी क्यू है। अब देखिए अपने ऊंचाई मान लेते हैं। ये जो परत है कितनी ऊंचाई पर स्थित है, z ऊंचाई पर स्थित है और ये z प्लस dz ऊंचाई पर स्थित है। यहाँ इसका वेग vx है और इसका vx प्लस dvx आप लोग मान सकते हो, क्योंकि जैसे जैसे अपने ऊपर की ओर बढ़ते जा रहे हैं तरल की परतें जो है इनका वेग क्या होता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। ठीक है, अब अगर अपने यहाँ देखें तो द्रव के प्रवाह की दिशा के लंबवत वेग प्रवणता जो है वो किसके सापेक्ष परिवर्तित होती है, तो वो दूरी के सापेक्ष परिवर्तित होती है। यानी यहाँ वेग प्रवणता का अगर आप लोग मान ज्ञात करो, वेग प्रवणता, तो वेग प्रवणता देखिए आपके पास में, ये आपके पास में तरलों की दूरी है यहाँ से, ये जो तरल की परत है, देखिए ये परतें कुछ इस तरीके से है। ठीक है, ऐसे सामने इस प्रकार से ये पढ़ते हैं, परंतु अपने इन्हें सामने से देख रहे हैं इसलिए थोड़ा क्या कर दिया अपने इसे तिरछा बना दिया। दोनों के बीच में अलग अंतराल है कितना, dvx वेग का और यहाँ dz का अंतराल है। अब देखिए आगे अपने, तो आप लोग यहाँ से देख सकते हो कि ये जो आपके पास में वेग प्रवणता है, वेग प्रवणता यानी दूरी के साथ में वेग में होने वाला परिवर्तन। तो वेग प्रवणता आपके पास में क्या आती है, वेग प्रवणता आती है dvx बटा dz, x दिशा के अंदर वेग में परिवर्तन। तो dvx तो वेग में परिवर्तन है और dz जो है वो क्या है, विभिन्न परतों के मध्य दूरियां हैं। अब अगर मात्रक देखा जाए तो यहाँ से आप लोग इसका मात्रक और विमा निकाल सकते हो। ये वेग प्रवणता है। अगर आप लोग क्या करते हैं, इसका मात्रक निकालते हैं, वेग प्रवणता का क्या करते हैं आप लोग, मात्रक निकालते हैं, तब देखिए मात्रक क्या बनता, ये आपके पास में वेग है, वेग होता है मीटर बटे सेकंड और ये आपके पास में क्या है, 1 बटा, और ये दूरी है, दूरी का मात्रक मीटर बनता है तो मीटर से मीटर कैंसिल और 1 बटा सेकंड, या आप लोग बोल सकते हो प्रति सेकंड जो है वो क्या है, इसका मात्रक है। दूसरा अगर आप लोग देखो इसकी विमा, तो यहाँ से विमा देखिए कितनी बनेगी, विमा बनेगी m0 L0 t-1। तो वेग प्रवणता के लिए मात्रक तो बनता है प्रति सेकंड और विमा आपके पास में बनती है m0 L0 t-1। अब देखिए आगे नया टॉपिक आता है श्यानता गुणांक। तो नया टॉपिक शुरू होता है अपना।
श्यानता गुणांक। श्यानता गुणांक देखिए, श्यानता गुणांक का मतलब क्या है? तो जो न्यूटन नाम के वैज्ञानिक थे उन्होंने क्या किया, द्रव के प्रवाह का अध्ययन किया और द्रव प्रवाह में परस्पर संपर्क में आने वाली दो परतों के मध्य लगने वाले श्यान बल के बारे में बताया। ठीक है, जो न्यूटन थे, न्यूटन ने किसका अध्ययन किया? न्यूटन ने अध्ययन किया द्रव के प्रवाह का। और द्रव का प्रवाह जो है उसका अध्ययन करने के बाद में उन्होंने किसके बारे में बताया? तो उन्होंने बताया द्रव की अपेक्षिक गति की वजह से, यानी प्रत्येक जो उनमें अपेक्षिक गति जो हो रही है उनके मध्य लगने वाले श्यान बल के बारे में। ये श्यान बल जो है उसका सूत्र आपको क्या प्राप्त होता है, यानी श्यान बल जो है वो किन किन कारकों पर निर्भर करता है। तो अगर श्यान बल की बात की जाए तो आप लोग यहाँ से देख सकते हो कि श्यान बल जो है वो सबसे पहले किस पर डिपेंड करता है? तो श्यान बल जो है वो डिपेंड करता है द्रव परतों के संपर्क तल के क्षेत्रफल पर। ठीक है, यानी सबसे पहले किस पर निर्भर करता है? द्रव परतों के संपर्क तल के क्षेत्रफल पर। द्रव परतों के संपर्क तल के क्षेत्रफल पर क्या करता है? ये निर्भर करता है। और किस प्रकार से निर्भर करता है? तो श्यान बल F जो है, यानी आपके पास में क्या है, जो श्यान बल F है, श्यान बल F, ये श्यान बल F द्रव परतों के क्षेत्रफल के होता है समानुपाती। द्रव परतों के क्षेत्रफल A के अनुक्रमानुपाती आप लोग बोल सकते हो, यानी F जो है वो A के क्या होता है? अनुक्रमानुपाती होता है। दूसरा, द्रव परतों के संपर्क तल की स्थिति पर अपेक्षिक वेग प्रवणता पर भी क्या करता है? निर्भर करता है। यानी ये किस पर निर्भर करता है? दूसरा, ये द्रव परतें जो है उनके संपर्क तलों के अपेक्षिक वेग प्रवणता पर निर्भर करता है। यानी F जो है किसके समानुपाती है? dvx बटा dz के समानुपाती है। और इन दोनों कारकों को अगर एक साथ आप लोग लिखो तो यहाँ से आप लोग देख सकते हो कि F जो है वो किसके समानुपाती आता है? F समानुपाती आता है A dvx बटा dz के। अगर समानुपाती हटा दिया जाए तब यहाँ एक नियतांक लगता है माइनस के साथ में A dvx बटा dz। F किसके इक्वल? माइनस के ईटा A dvx बटा dz के। यहाँ ईटा जो है वो क्या है? एक अनुपातिक नियतांक है। ईटा जो है वो क्या है? एक अनुपातिक स्थिरांक या नियतांक आप लोग जिसे बोलते हो कि ये अनुपातिक स्थिरांक है। और इसी को किस नाम से जाना जाता है? इसी को जाना जाता है श्यानता गुणांक के नाम से। इसको किस नाम से जानते हैं? तो इसे जानते हैं श्यानता गुणांक के नाम से। तो यहाँ ईटा आपके पास में जो आ गया है वो क्या है? श्यानता गुणांक है। दूसरा, यहाँ पर आप लोग देख सकते हो कि एक ऋणात्मक चिन्ह भी लगा हुआ है। ये ऋणात्मक चिन्ह है, ये जो ऋणात्मक चिन्ह है, ये ऋणात्मक चिन्ह किसे व्यक्त करता है? तो ये ऋणात्मक चिन्ह व्यक्त करता है कि श्यान बल जो है उस श्यान बल की दिशा तरल की परतें जो है उनके वेग प्रवाह के विपरीत है। श्यान बल की दिशा तरल की परतों के वेग के प्रवाह की या तरल प्रवाह लिख सकते हो आप लोग, तरल प्रवाह के विपरीत है। तरल प्रवाह के विपरीत है, यानी ऋणात्मक चिन्ह क्या बता रहा है कि तरल अगर इस साइड में लग रहा है तो श्यान बल उसकी विपरीत दिशा में कार्य कर रहा है। तो ये आपके पास में होता है श्यानता गुणांक के लिए सारे डेरिवेशन जो है। अब देखिए ये जो संबंध आपके पास में है, यहाँ से आप लोग देख सकते हो कि अगर आप लोग द्रव के प्रवाह को क्या बनाए रखना चाहते हो? धारा रेखीय प्रवाह बनाए रखना चाहते हो। धारा रेखीय प्रवाह बनाए रखना चाहते हो, बनाए रखने के लिए तरल के प्रवाह को धारा रेखीय प्रवाह बनाए रखने के लिए, तो तरल के प्रवाह को धारा रेखीय प्रवाह बनाए रखने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? तो देखिए इसके अंदर तरल के प्रवाह को
धारा रेखीय बनाए रखने के लिए आपको बाहर से बल लगाना पड़ेगा। यानी श्यान बल जो लग रहा है वो कितना लग रहा है, तो यहाँ श्यान बल आप लोग देख सकते हो, श्यान बल तो आपके पास में लग रहा है F इक्वल माइनस का ईटा ए डी वी एक्स बटा डी जेड। ये कौन सा बल लग रहा है आपके पास में, श्यान बल कार्य कर रहा है। अब इस श्यान बल के विपरीत दिशा में आपको क्या करना पड़ेगा, बाहर से बल आरोपित करना पड़ेगा। यानी श्यान बल के विपरीत दिशा में आपको यहाँ पर क्या लगाना पड़ेगा, बाहर से बल लगाना पड़ेगा। और बाह्य बल जो होगा उसकी दिशा क्या होगी, तो आप लोग यहाँ से देख सकते हो बाह्य बल की दिशा जो है वो श्यान बल से होगा विपरीत दिशा में। ठीक है, बाह्य बल जो है उसकी दिशा क्या होगी, श्यान बल से विपरीत दिशा में होगा। यानी ये श्यान बल है और बाह्य बल तो ये बाह्य बल होगा F इक्वल ईटा ए डी वी एक्स बटा डी जेड दिशा में। F जो है किसके इक्वल होगा, ईटा ए डी वी एक्स बटा डी जेड दिशा के अंदर। यानी श्यान बल जो है उसकी दिशा क्या होगी, बाह्य बल के विपरीत होगी। या आप लोग ये बोल सकते हो कि तरल के प्रवाह को आप लोग क्या चाहते हो, धारा रेखीय बनाए रखना चाहते हो, परंतु श्यान बल जो है वो क्या करेगा, इसको विपरीत दिशा में गति करवाने की कोशिश करेगा, इसके तरल के प्रवाह को रोकने की कोशिश करेगा। यहाँ पर आपको क्या करना पड़ेगा, बाहर से एक बल आरोपित करना पड़ेगा। और वो कितना होगा, तो वो परिमाण में होना चाहिए इसके बराबर, परंतु दिशा किस प्रकार की होनी चाहिए, उस बाह्य बल की दिशा होनी चाहिए विपरीत। यानी F इक्वल माइनस ईटा ए डी वी एक्स बटा डी जेड हम लोगों ने जो लिख रखा है उसके विपरीत दिशा में आपको क्या करना पड़ेगा, बाहर से बल लगाना पड़ेगा। F इक्वल ईटा ए डी वी एक्स बटा डी जेड। ठीक है, यहाँ से आप लोग क्या कर सकते हो, श्यानता गुणांक जो है उसको परिभाषित कर सकते हो। देखिए कैसे, यहाँ से अगर अपने श्यानता गुणांक को परिभाषित करना चाहें तो आप लोग लिखोगे यहाँ से अपने लिखना पड़ेगा F इक्वल ईटा ए डी वी एक्स बटा डी जेड। ए इक्वल रखोगे आप लोग 1 और डी वी एक्स बटा डी जेड जो है इसे भी कितना लिखोगे 1। तो F किसके इक्वल, ईटा के इक्वल आ जाएगा। यानी श्यानता गुणांक जो है, श्यानता गुणांक जो है वो किसके बराबर होता है, वो उस बाह्य बल के बराबर होता है। श्यानता गुणांक जो है वो उस बाह्य बल के बराबर होता है जो द्रव के अंदर एकांक पृष्ठ क्षेत्रफल वाली दो परतों के मध्य एकांक वेग प्रवणता क्या कर दे, उत्पन्न कर दे। यानी ये सारी बातें आपको उस परिभाषा में लिखनी पड़ेगी। कैसे कि श्यानता गुणांक जो है, श्यानता गुणांक उस बाह्य बल के बराबर है। श्यानता गुणांक उस बाह्य बल के बराबर है। श्यानता गुणांक उस बाह्य बल के बराबर है जो एकांक क्षेत्रफल वाली द्रव परतों के मध्य एकांक वेग प्रवणता उत्पन्न कर दे। ठीक है, तो यहाँ से आप लोगों ने क्या लिखी है, इससे नीचे वाली परिभाषा जो है वो लिखी है। यानी आप लोगों ने क्या लिखा है, आप लोगों ने लिखा है F इक्वल ईटा ए डी वी एक्स बटा डी जेड। अब आपको क्या करना है, ए की जगह 1 रखना है, डी वी एक्स बटा डी जेड की जगह भी क्या रखना है, 1 रखना है। तो F आपका किसके इक्वल आ जाता है, ईटा के इक्वल आ जाता है। यानी श्यानता गुणांक जो है वो किसके बराबर होता है, तो श्यानता गुणांक जो है वो बराबर होता है बाह्य बल के। और कौन से बाह्य बल के बराबर होता है, जो एकांक क्षेत्रफल वाली, देखो यहाँ पर अपने क्षेत्रफल क्या लिखा है, एकांक लिखा है, तो एकांक क्षेत्रफल वाली द्रव परतों के मध्य एकांक वेग प्रवणता, यहाँ पर देख सकते हो एकांक वेग प्रवणता उत्पन्न कर दे। तो श्यानता गुणांक की परिभाषा यहाँ से आप लोग लिख सकते हो, श्यानता गुणांक उस बाह्य बल के बराबर होता है जो एकांक क्षेत्रफल वाली परतों के मध्य एकांक वेग प्रवणता उत्पन्न कर दे। ये क्या कहलाता है, आपका श्यानता गुणांक कहलाता है। यहाँ से आप लोग क्या लिख सकते हो, श्यानता गुणांक के मात्रक और विमा जो है उन्हें भी आप लोग लिख सकते हो। ठीक है, तो आपके पास में है F इक्वल
ईटा ए डी वी एक्स बटा डी जेड। आपके पास क्या है, एफ इक्वल ईटा ए डी वी एक्स बटा डी जेड। ये आपके पास में बल एफ का फॉर्मूला है। यहाँ से अगर आप लोग ईटा देखते हो तो ये बनता है एफ बटा ए डी वी एक्स बटा डी जेड। तो ईटा का मात्रक और विमा तो आपको निकालनी है। बल एफ का मात्रक यहाँ पर क्या बनता है, आपके पास में न्यूटन बनता है। और ए जो है इसके लिए आप लोग क्या लिखते हो, मीटर स्क्वायर लिखते हो, गुणा आपके पास में क्या है, वेग के लिए आप लोग क्या लिख सकते हो, आप लोग लिखते हो मीटर बटा सेकेंड, और गुणा कितना है, 1/मीटर आपके पास में है। ठीक है, तो ये यहाँ से क्या हो जाता है, कैंसिल हो जाता है। तो ईटा का जो मात्रक बनता है वो बनता है न्यूटन गुणा, ये सेकेंड ऊपर चला जाएगा, न्यूटन गुणा सेकेंड बटे मीटर स्क्वायर। ठीक है, न्यूटन बटे मीटर स्क्वायर, और ऊपर गुणा में और कौन आएगा, सेकंड आएगा। तो न्यूटन गुणा सेकंड बटे मीटर स्क्वायर। इसे आप लोग सोल्व भी कर सकते हो, सोल्व करके आगे भी आप लोग लिख सकते हो, या इतना रखना चाहो तो इतना भी आप लोग रख सकते हो। परंतु सीजीएस पत्ती में पॉइज जो मात्रक होता है उसे भी अपने बनाएंगे, तो इसे आप लोग सोल्व करोगे। तो यहाँ से अगर विमा लिखने चाहो तो आराम से आप लोग लिख सकते हो। बल की विमा न्यूटन जो होता है बल का मात्रक होता है, और उसके लिए विमा लिखी जाती है m1 L1 t माइनस का 2, और सेकंड के लिए आप लोग लिखते हो t की पावर 1, और अपॉन में मीटर स्क्वायर है तो L1 लिखते हैं, परंतु स्क्वायर होने की वजह से L2 आप लोग लिखोगे। इसे और सॉल्व करना चाहो तो यहाँ से आप लोग सॉल्व कर सकते हो। कैसे, तो देखो न्यूटन बल के लिए होता है, और ये होता है केजी मीटर बटा सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, गुणा सेकेंड बटे मीटर स्क्वायर। ये यहाँ से कैंसिल, ये यहाँ से कैंसिल, तो ईटा जो है ये बनता है आपके पास में कीग्रा बटा मीटर इंटू सेकेंड, मीटर इंटू सेकेंड। ये आपके पास में मात्रक बनता है किसका, श्यानता गुणांक का। तो श्यानता गुणांक के दो मात्रक हम लोगों ने लिख दिए, एक तो सीधा सीधा लिख दिया है न्यूटन इंटू सेकेंड बटे मीटर स्क्वायर, और एक लिख दिया है कीग्रा बटे मीटर इंटू सेकेंड। ठीक है, ये आपके पास में मात्रक जो है ये कौन सी मात्रक है, ये एमकेएस पद्धति के अंदर आपके पास में मात्रक है। और जो एमकेएस पत्ती है, एसआई पत्ती है, इसके अंदर आप लोगों ने इसका मात्रक क्या लिख दिया है, इसके अंदर तो आप लोगों ने इसका मात्रक लिख दिया है न्यूटन इंटू सेकेंड बटे मीटर स्क्वायर, या ईटा इक्वल केजी बटा मीटर गुणा सेकेंड। ये एमकेएस या एसआई पत्ती के अंदर आप लोग मान सकते हो इन दोनों को। और इसका जो सीजीएस पद्धति में मात्रक बनता है, सीजीएस पद्धति में इसका जो मात्रक बनता है उसे जाना जाता है पोवाज के नाम से। उसे किस नाम से जानते हैं, उसे पोवाज के नाम से हम लोग जानते हैं। ये वैज्ञानिक पॉइजन जो थे उनके समान में अपने क्या किया जाता है, लिखा जाता है। ठीक है, ये किसके समान में लिखा जाता है, तो वैज्ञानिक जो पॉइज थे उनके समान में मात्रक जो है ये लिखा जाता है। ठीक है, एक पॉइज जो है वो किसके बराबर होता है, तो आप लोग देख सकते हो एक पॉइज जो है वो 1 ग्राम, एक पॉइज जो है उसकी बात कर रहे हैं, एक पोआज जो है वो किसके बराबर होगा। तो एक पोआज अगर आप लोगों को ज्ञात करना हो तो यहाँ से देखोगे आप लोग, आपके पास में ये ऐसा ही है एमकेएस पत्ती का, इसे सीजीएस में चेंज करोगे तो एक पोआज किसके बराबर होगा, 1 ग्राम बटे सेंटीमीटर गुणा सेकंड के बराबर होगा। किसके बराबर होगा, 1 केजी की जगह लिखोगे आप लोग ग्राम बटा क्या आ जाएगा, सेंटीमीटर गुणा सेकंड आ जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से आप लोग क्या कर सकते हो, श्यानता गुणांक को लिख सकते हो। आगे बढ़ते हैं अपनी और नया टॉपिक आता है स्टोक का नियम। श्यानता गुणांक के बाद में आता है स्टोक का नियम। देखिए स्टोक का नियम आपको क्या बताता है, अब आता है स्टोक का नियम। स्टोक का नियम। तो स्टोक का नियम देखिए आपको क्या बताता है। स्टोक का नियम बताता है कि जब आप लोग क्या करते हो किसी श्यान तरल के अंदर, ठीक है, किसी श्यान माध्यम में आप लोग क्या करते हो, किसी लघु पिंड को गिरा देते हो।
जैसे ही आप लोग लघु पिंड को गिराते हो तो उस लघु पिंड पर क्या लगता है, गुरुत्वीय बल लगता है। यानी किसी श्यान माध्यम में आपने क्या कर दिया, श्यान माध्यम में आप लोगों ने लघु पिंड को गिरा दिया। जैसे ही आप लोग श्यान बल को, इसको लघु पिंड को श्यान माध्यम में गिरवाते हो, पिंड जो है उस पर क्या लगता है, गुरुत्वीय बल लगता है। पिंड पर क्या लगना शुरू हो जाता है, तो पिंड पर लगना शुरू हो जाता है गुरुत्वीय बल, और पिंड पर गुरुत्वीय बल लगने की वजह से पिंड जो है वो प्रारंभ में तेजी से क्या करता है, तरल में नीचे की ओर गिरता है। यानी प्रारंभ में तेजी से वो क्या करता है, नीचे की ओर गिरना प्रारंभ कर देता है। कुछ समय बाद जो है उसका वेग क्या हो जाता है, नियत हो जाता है, नियत वेग से गिरना शुरू कर देता है। क्यों? क्योंकि धीरे धीरे ये वेग जो है वो कम होना शुरू हो जाता है। इसकी वजह होती है कि तरल की जो परतें हैं उनके मध्य क्या प्रारंभ हो जाती है, अपेक्षिक गति जो है वो प्रारंभ हो जाती है। ठीक है, यानी जैसे जैसे वो नीचे गिरना प्रारंभ करता है तो संपर्क में आने वाली माध्यम की परतें जो है वो क्या करती है, पिंड की जो गति है उसके साथ गति करने का प्रयास करती है। यानी जैसे ये पिंड है जैसे आपके पास में, इसे आपने क्या कर दिया, नीचे की ओर गिरा दिया है। तो जैसे जैसे ये नीचे जाएगा तो इसके पिंड के संपर्क वाली जो परतें हैं, पिंड के संपर्क की जो परतें हैं, किसकी परतें हैं, माध्यम की जो परतें पिंड के संपर्क में है, वो परतें क्या करती है, इसके साथ गति करने का प्रयास करती है। परंतु इन संपर्क वाली जो माध्यम की परतें, इनको क्या करती है, इनके अलावा जो परतें दूसरी बच जाती है वो इनकी गति का विरोध करती है। क्यों? क्योंकि जैसे एक तो ये परत होगी और एक इसके पास वाली परत होगी, इसके मध्य क्या होने वाली है, अपेक्षिक गति होने वाली है। ठीक है, इनके मध्य क्या होने वाली है, अपेक्षिक गति होने वाली है, और इस अपेक्षिक गति की वजह से ये जो पिंड है इस पर क्या लगेगा, एक श्यान बल लगेगा। ठीक है, इसके ऊपर क्या लगेगा, एक श्यान बल लगेगा, जो क्या होगा, इसकी गति की विपरीत दिशा में होगा। यानी इस पिंड की गति के विपरीत दिशा में क्या कार्य करेगा, श्यान बल जो है वो कार्य करेगा। जैसे ये नीचे आ रहा है तो श्यान बल जो है वो ऊपर की ओर कार्य करेगा। धीरे धीरे एक अवस्था ऐसी आएगी जब ये श्यान बल गुरुत्वीय बल को क्या कर देगा, संतुलित कर देगा या साम्य अवस्था में ले आएगा। जब ये इसे साम्य अवस्था में ले आता है तब पिंड जो है एक नियत और अंतिम वेग से गिरना प्रारंभ कर देता है। ठीक है, यानी एक नियत वेग से पिंड जो है वो गिरना प्रारंभ कर देगा, और इस नियत वेग को ही अपने किस नाम से जाना जाता है, तो इस नियत वेग को ही जाना जाता है अंतिम वेग के नाम से। ठीक है, इसको अपने किस नाम से जानते हैं, इसी को जाना जाता है अंतिम वेग के नाम से, टर्मिनल वेलोसिटी से कहते हैं। और स्टोक ने बताया कि जो आपके पास में पिंड है उसकी त्रिज्या अगर कितनी हो, स्मॉल आर हो, तो और अंतिम चाल कितनी हो, स्मॉल वी हो, तब आपके पास में एफ का जो सूत्र आता है, स्टोक के नियम से श्यान बल एफ का जो सूत्र आता है वो कितना आता है, वो आता है 6 पाई ईटा आर वी। कितना आता है, 6 पाई ईटा आर वी आता है। यहाँ ईटा जो है, ये ईटा, ये क्या है, श्यानता गुणांक है। ईटा अपने पास में जो है वो क्या है, श्यानता गुणांक है। और ये जो नियम है इसे क्या कहते हैं, स्टोक का नियम कहते हैं। इसी को किस नाम से जानते हैं, स्टोक के नियम या स्टोक के नियम या सूत्र के नाम से जाना जाता है। F = 6 पाई ईटा आर वी जो है इसे किस नाम से जाना जाता है, इसे जाना जाता है स्टोक के नियम या स्टोक के सूत्र के नाम से। देखिए अपने ये स्टोक का सूत्र जो है वो कैसे प्राप्त किया है, तो यहाँ पर आपको बताना है कि आपके पास में क्या है, कोई एक पिंड है, जैसे कोई एक छोटी गोली आपके पास में है, और उसे आप लोग क्या कर रहे हो, उसे आप लोग गिरवा रहे हो किसी श्यान माध्यम में। श्यान माध्यम में जैसे ही आप लोग उस गोली को डाल दोगे तब वो क्या करेगी, काफ़ी तेज़ी से नीचे की ओर गति करेगी। क्यों? क्योंकि उसके ऊपर लग रहा है गुरुत्वीय बल। उस गुरुत्वीय बल के प्रभाव में वो क्या करती है, तेज़ी से नीचे गिरती है। परंतु जैसे जैसे वो नीचे जाता है तब वो गोली जो है वो क्या करती है, उसके संपर्क में आने वाले जो परतें हैं, यानी जैसे गोली या पिंड आपके पास में जो है वो तो नीचे की ओर गिर रहा है, परंतु इसके संपर्क में आने वाली जो द्रव की परतें हैं वो भी क्या करेगी, इस पिंड के साथ में नीचे की ओर गति करने की कोशिश करेगी। ठीक है, वो परतें भी क्या कोशिश करेगी कि इसके साथ साथ नीचे की ओर गति की जाए। परंतु इसके दूर वाली जो परतें होगी,
वो क्या करेगी, इन संपर्क वाली परतों की अपेक्षित गति का विरोध करेगी और इसके कारण पिंड जो है उस पर कौन सा बल लगेगा, तो इसके कारण पिंड पर लगेगा श्यान बल। यानी पिंड पर कौन सा बल कार्य करेगा, तो पिंड जो है उस पर श्यान बल कार्य करेगा और ये श्यान बल जो है वो पिंड की इस गति का करेगा विरोध। और एक अवस्था ऐसी आ जाएगी जिससे गुरुत्वीय बल और श्यान बल जो है वो एक दूसरे के बराबर और विपरीत हो जाएगी। यानी श्यान बल जो है वो गुरुत्वीय बल को क्या कर देगा, संतुलित कर देगा। इस अवस्था के अंदर पिंड जो है वो नियत वेग से गिरना प्रारंभ कर देगा और उस नियत वेग को किस नाम से जाना जाता है, तो उस नियत वेग को जाना जाता है अंतिम वेग के नाम से। ठीक है, उसको किस नाम से जाना जाता है, उसे जाना जाता है अंतिम वेग के नाम से। और अगर अपने ये मान करके चले कि पिंड जो है उस पर लगने वाला श्यान बल जो है वो कितना है, कैपिटल F है, और पिंड के लिए श्यानता गुणांक का मान जो अपने पास में आ रहा है वो कितना है, ईटा है, और जो अंतिम वेग पिंड ने प्राप्त किया है वो आपके पास में कितना है, स्मॉल v है। यानी पिंड जो है वो अंतिम वेग स्मॉल v से नीचे की ओर गिर रहा है और पिंड जो आपके पास में उसकी त्रिज्या कितनी है, जो गोलाकार पिंड आपके पास में है उसकी त्रिज्या कितनी है, अगर स्मॉल r है तब इस पर लगने वाला बल F जो है वो किसके बराबर आ जाएगा, तब बल F जो है वो बराबर आ जाएगा 6 पाई ईटा r v के। और इसे अपने जाना जाता है किसके नाम से, तो इसे जाना जाता है स्टोक के सूत्र या स्टोक के नियम के नाम से। नेक्स्ट क्लास में अपने पढ़ने वाले हैं द्रव गोले का किसी के अंदर गिरना या द्रव के अंदर किसी गोले का गिरना। यानी कोई एक गोला लेंगे और उसे अपने क्या करेंगे, किसी द्रव के अंदर गिरा देंगे। तो इसे अपने नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे।